ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। जी सर, ये फुल लेंथ 90 लिखा था ना, तो फुल लेंथ 90। तो इसमें ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट तो किया नहीं है, तो सिर्फ कितने 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया है बस। तो मैं चलो भाई, जिन लोगों ने ट्राई किए हैं तो डाउट बताइए, क्या डाउट है जी? 11, ओके। तो 11वां ना, 11वां कह रहा है कि एफ एक्स जो है एक्स प्लस एल एन स्क्वायर 1 + x साइन स्क्वायर लॉग 1 - cos x प्रोडक्ट में है। देखते हैं, रुको, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, बीच में कुछ गायब लग रहा है। तो पूछा क्या है, एफ एक्स है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी 0 to x, तो एफ डबल डैश जीरो क्या होगा? तो एक तो मुझे लग रहा है कि एफ डबल डैश है ना, कैपिटल एफ डबल डैश है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एरर है, मुझे ऐसा लग रहा है कैपिटल एफ डबल डैश पूछ रहा है आपसे, तो वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अच्छा, इतना बस हिंट में दिया है कि लगा दो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, तो एफ डैश आ जाएगा। एंड देन ठीक है जी, देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा ना करेक्शन हो सकता है। तो 11वां है ये एफ एल टी 90। तो इसमें मुझे देखो, ये एफ एक्स जो आपको दे रखा है 0 to sin x एफ टी डी टी, तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो ये तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यही होगा। अगर मैं एफ डबल डैश निकालता हूँ तो यहाँ स्मॉल एफ है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्शन है, कैपिटल एफ होगा। तो इसको प्रोडक्ट रूल लगाओ। सो एफ डैश साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन प्लस फिर एफ साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस एफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। और अगर मैं ये समझूं कि मुझे एफ डबल डैश जीरो पूछा है, तो जीरो रख देंगे, है ना। तो मेन देखना पड़ेगा कि यहाँ चाहिए एफ डैश ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1 माइनस यहाँ से एफ ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ये हो गया एफ डैश ज़ीरो, ठीक है। तो मैं कैपिटल एफ डैश ज़ीरो निकाल रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू स्मॉल एफ डैश ज़ीरो हो जाएगी। अब स्मॉल एफ डैश ज़ीरो कैसे आएगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो, यही है। तो अभी देखो, यहाँ आपको एफ एक्स दे रखा है, तो इसको लगाइए, पुट कर लो, तो एक्स जीरो पे तो जीरो ही है, तो यहाँ पे मेनली है कि एफ ज़ीरो तो ज़ीरो है, तो बचा ये
लिमिट x टेंस टू 0 स्मॉल एफ एक्स अपॉन एक्स, ये है आपके पास अभी। अब ये निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो एफ एक्स अपॉन एक्स निकालो, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और इधर log 1 प्लस एक्स, तो एल हॉपिटल रूल में भी लगाना पड़ेगा। तो अभी 0/0 का फॉर्म बनेगा क्या, देखो डिफाइन नहीं होगा ये, log 1 0, हाँ 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर 0 हो जाएगा। तो यही है ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो इंटू, तो लिखना पड़ेगा ना, तो इंटू में है साइन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में log। तो एक काम करता हूँ, पहले तो इसको इधर ही बुला लेते हैं, ठीक है, माइनस में यही है 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस कॉस एक्स है, ओके। सो log 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ तक तो ये आया हुआ है दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मेन ये है कि क्या वैल्यू आएगी। तो एक्स को वैसे 0 रखोगे, log 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू सम फाइनाइट बाउंडेड फाइनाइट नंबर 0, तो 0/0 का फॉर्म है अभी। अब इसमें एल हॉपिटल लगा लो, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव दिस, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। मेन ये हो गया डेरिवेटिव इसका 1 प्लस, अब यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, ये लगाओ प्रोडक्ट रूल लगा के, एंड देन सॉल्व करो। बताओ भाई जिनका दिक्कत है, क्या दिक्कत है, किनका डाउट है ये। सो सृजन, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, एल हॉपिटल लगाओ एंड टेल मी द आंसर। इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो इसका 1 हो गया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 है, उसको हट गया वो, तो इसको डिफरेंशिएट करके x को 0 रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। प्रोडक्ट रूल लगाने हैं, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसमें चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव इसमें फिर चेन रूल लगेगा, तो ये बस थोड़े कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके यू टेल मी द फाइनल आंसर, एल हॉपिटल लगाओ, आंसर बताओ। ठीक है, जिसका डाउट है बताओ जल्दी।
आज हो जाएगा सृजन? तुम्हारा ही डाउट है ना ये? सर 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है पूरा फाइनल? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोगों ने सॉल्व किए हैं, क्या आ रहा है? तो एफ डैश जीरो क्या आता? अगर मैं एफ डैश जीरो सिर्फ एफ डबल डैश जीरो करता तो क्या आता? तो ये तो ऐसे ही एफ डैश। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें करेक्शन करवा देता हूँ। तो इसमें है क्या? तो इन्होंने आंसर में तो कुछ लिखा नहीं है। यूज लेबनिज रूल सो दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों करना है? तो इन्होंने कैपिटल एफ का क्या काम है फिर 3 टाइम डिफरेंशिएट? क्योंकि एफ डबल डैश है इसीलिए। अच्छा, एक कैपिटल एफ डबल डैश है क्या? तो हमने क्या निकाले हैं? तो हमने पहले एफ डैश निकाला, फिर डबल डैश निकाला, एंड हाँ, एक बार डिफरेंशिएट किया एफ डैश आया, फिर दूसरी बार डबल डैश। क्या तीसरी बार डिफरेंशिएट करना है? तीसरी बार में क्या आएगा? और जरूरत क्या है 3 बार डिफरेंशिएट करने की? पता नहीं। और इसने कुछ लिखा नहीं है, बस इसने वो लिख के छोड़ दिया है सॉल्यूशन में। एक इसका टेस्ट देखते हैं, रुको। तो तो इसमें कुछ तो दिक्कत है। तो इसमें इसमें मैं क्या करेक्ट करवा दूँ? बी ऑप्शन करवा देता हूँ और स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ कर देंगे, है ना? तो फिर से इसमें करेक्शन है ना? तो इस कौन लोग हैं ये लोग?
सो भेज देता हूँ उनको ना, इस तरह सही कर देंगे। हम्म चलो नेक्स्ट में आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा आप लोगों ने 11 के बाद क्या है आपका 23, कहाँ गया 23 में क्या है जी? सर इसका ऑप्शन बी आंसर आ रहा था। अच्छा, मतलब इसमें मिस्टेक है ना, तो इसने सर किया बी क्या आता है? है। अच्छा, इसने ई की पावर एन स्क्वायर बाई एन कैसे कर दिया अपनी मर्जी से, तो बी आ रहा है ना। इसमें लॉग लेके या कैसे भी करके है ना, ई की पावर। ये पी वाई क्यू है। अच्छा है ना, तो इसका आंसर जो है बी आ रहा है ना, तो इसमें मिस्टेक किया हुआ है इसका मतलब। तो क्वेश्चन नंबर है ये 23 का। तो इसका आंसर क्या आता है? आंसर क्या आया? बी ही आ रहा ना। बी आ रहा है। ठीक है, तो बी आर। ठीक है, बी आ रहा है तो इसको बोल देते हैं। वो तो ई की पावर लॉग का है, वो करके आ जाएगा ना। देखो एक बारी, सो ये जो है ऑन बोथ साइड। हम्म हाँ, लॉग ऑन बोथ साइड या कई सारे तरीका है। तो इसमें जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन 1+1/n कितना एन स्क्वायर। तो जैसे कई सारे तरीके हैं, तो एक तरीका ई की पावर माइनस एन, अगर ऐसा करेंगे ई की पावर तो लॉग हो जाएगा, ये तो ऐसे कर लो तो है ना, ई की पावर लॉग ऑफ 1+1/n की पावर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा है ना। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन ई की पावर एन स्क्वायर एंड लॉग 1+1/n हो जाएगा।
तो log 1 + 1/n का क्या एक्सपेंशन है? 1/n minus 1/2n square plus 1/3n cube 1/n minus माइनस वन 1 बाई by एन स्क्वायर बाई टू प्लस ऐसा। हाँ तो सिंप्लीफाई कर लो इसको अब, है ना। तो यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। सो जब आप एन स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो ई की पावर माइनस एन की पावर एन माइनस यहाँ 1/2 रहेगा, है ना। बाकी तो ख़त्म हो जाना है, यहाँ एन स्क्वायर तो 1 है ना 3n बचेगा, एंड सो ऑन, पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ये पावर ऐड करोगे, ये इसको कैंसिल कर देगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो बचा ई की पावर -1/2, ऐसा कुछ। तो 1 अपॉन और रूट ई, या वही ई की पावर -1 का रूट, है ना, ये हो जाएगा। सो ऐसा कुछ। सर उसने मिस्टेक वो की थी कि उसने वो log 1 + x/x का ये रिजल्ट यूज किया और बाद में फिर वो n और माइनस में काट दिया ऊपर, जबकि वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अच्छा उसको तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इसने यहाँ पे हाँ इसने ई, माइनस n कर दिया उसने। हाँ तो ई की पावर एन स्क्वायर बाई एन लिख दिया, पता नहीं कैसे। तो और ई की पावर हाँ यहाँ उसने 3। वहां पे लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट किया, एक में लिमिट डाल दिया। हाँ वैसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाँ लिमिट या तो दोनों में वो अलग अलग तब कर सकते हैं जब दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो। लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, लिमिट एफ एक्स लिमिट जी तब होगा व्हेन यू नो बोथ एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि एक में पुट करेंगे एक में नहीं करेंगे, फिर बाद में पहले अलग कर दिया फिर बाद में मर्ज कर दिया, ऐसा तो गलत हो गया ना। सो हम्म तो 23 के बाद आपका 1 में भी दिक्कत है भाई सोहम, 1 में क्या दिक्कत है? 1 में मुझे आंसर 2 आ रहा है। तो 2 ही आ रहा है ये इसका भी। ऑप्शन। अच्छा यहाँ इसका भी 2 ही आया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन गलत लगाया है ना हाँ आया तो इसका भी 2 है, मतलब कौन से लोग है भाई, यही मैं ध्यान से देखो, वहाँ 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या किया है, तो सी होगा, क्वेश्चन 1 का सी सही है। अराउंड 14-15 मार्क्स का करेक्शन है। ये तो बहुत ज़्यादा गलती इसमें, फिर देखते हैं उसी बंदे का या किसी और का भी चेक करते हैं, पता चल जाए किसका है, बता देंगे वो। तो उसमें नाम लिखा, यूनिट वाइज में नाम लिख दिया ना, इसमें नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 हो गया, 23, फिर इनका है बीच में 29। 29 में क्या है जी? सो ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, ये भी गेट का ही पी वाई क्यू है ऐसे तो। क्या दिक्कत है भाई, तो आसान, इस तरह गेट में ऑलरेडी आ चुका है। पी वाई क्यू नहीं किए हो, जैम गेट का पी वाई क्यू किए हो तो ठीक है ना, इसको करो पहले। इसमें कहाँ दिक्कत है भाई बताओ। गेट सर का ये जो है। कंस्ट्रक्ट हो सर ये जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे तो दिक्कत हो रहा था कॉन्फिडेंस।
हाँ जी भाई, क्या कह रहे हो बताओ। ये तो एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड थ्योरम है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया, गेट 2022 का क्वेश्चन है ये। चेक करो, 22 या 21 का होगा। किसका? है किस? 21 का ना, 21 का है। तो 21 का ये क्वेश्चन है, देख लो गेट 2021 में आ चुका है। इसलिए गेट और जैम का पीवाई क्यू ढंग से सॉल्व कर लो पहले, फिर ये करो तो आएगा। इसमें क्या है, एक तो सिंपल तरीका है, y बराबर एक्स क्यूब तुम अज्यूम कर लो तो y में आ जाएगा, तो y का पीडीएफ ये आ जाएगा। और आपने एक्सपोनेंशियल का मैंने क्लास में भी कराया है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा ई की पावर माइनस थीटा वाई। अब इसके लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है कितना परसेंट चाहिए, 90%। सो हमने ये फॉर्मूला लिखा रखा है 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, इसके लिए क्लास में लिखा रखा है ना, तो वही नोट कर लो। और बाद में y के टर्म में आएगा, क्योंकि y एक्सपोनेंशियल है तो y के टर्म में निकाल लो पहले, फिर y को हटा के एक्स क्यूब रख दो। ये जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें x को हटा के एक्स क्यूब रख दो, हो गया। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ये। वरना अगर हाँ मेथड हाँ सर, हो जाएगा। मेथड से जाना है तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पाइवट क्वांटिटी हमने लिया था 2 थीटा समेसन एक्स आई क्यूब, ये चेक कर लो, इससे भी हो जाएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर 2n आ जाएगा, ये काई स्क्वायर 2n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से करोगे वही बात है, 2 थीटा वाई निकालोगे एक्सपोनेंशियल हाफ होगा जो कि काई स्क्वायर 2 है, और यहाँ से पाइवटल क्वांटिटी q लेंगे तो 2 थीटा वाई आई फ्रॉम 1 to n। सो ये काई स्क्वायर 2n है ऐसा। तो 2020 का है। हाँ वही 20 का है ना, ओके। चेक कर लो, है ना। तो ये 2020 गेट का, मतलब गेट का सारा पीवाई को लोग तो पता, मुझे कैसे पढ़ के पता चल जाता है गेट का जैम का है, क्योंकि इतनी बार मैंने कराए हैं कि मुझे याद हो गया है। तो वैसे आप भी करोगे तो याद हो जाएगा, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है ना, कि आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन का ये अप्रोच है, हो गया। तो बैठ के सॉल्व 23 के बाद जो है, तो ये ठीक है, इसको चेक कर लेना ना। सो इसका देखते हैं करेक्शन किस किस्म बता रहा है। 44 इसको करवा दे पहले। 29 में क्या है भाई आपका दिक्कत, हो गया 29 आपका ना। तो 11 23 29 हो गया 35। सो 35 में क्या है कि m आपको दे रखा है दिस। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, m8 प्लस m12 इज डायगोनलाइजेबल। m का क्या है, आइगन वैल्यूज क्या होगी m की, आइगन वैल्यूज निकाल लो। सर 1 और 3 आ रहा था, उसके बाद सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कैसे डायगोनलाइजेबल वाला। डायगोनलाइजेबल ऐसे जैम में कॉन्सेप्ट में है नहीं, डायगोनलाइजेबल है ना, तो जो बनाया उसने थोड़ा एडवांस, ये गेट में आता है डायगोनलाइजेबल। तो ये सिर्फ एम जैम जी एम खाली। इक्वल होंगे तो डायगोनलाइजेबल होगा। हम्म, एम जी एम इक्वल होंगे तो डायगोनलाइजेबल। हाँ वो डेफिनेशन उससे कर सकते हो। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर इक्वल है तो डायगोनलाइजेबल है ना। तो यह दूसरा तरीका है, एक थ्योरम है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू अगर है मैट्रिक्स की, सारी आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो डायगोनलाइजेबल ही होगी। तो यहाँ जैसे आप कह रहे हो 1 3 आ रहा है, तो 1 और 3 m की है, तो यहाँ इसने क्या अप्रोच लगाया है, सो इसने आइगन वैल्यू निकाला 1 और 3, पावर ऑफ द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स सिमिलर दिस डायगोनल, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ जो अप्रोच यूज हो रहा है वो सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो डायगोनलाइजेबल होंगी। तो ये जो आपका 35 है, जहाँ में जैसे डायगोनलाइजेबल डायरेक्ट वर्ड पे नहीं आता, कई बार इससे रिलेटेड पूछ लेता है वो। तो अभी जैसे डायगोनलाइजेबल ने क्या है कि जैसे बताया आपने m की आइगन वैल्यू 1 और 3 है, तो वैसे ही तो डिफरेंट आइगन m डायगोनलाइजेबल है तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, उसके पावर्स भी यहाँ m इज डायगोनलाइजेबल। ये होता क्या डायगोनलाइजेबल कि m को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं p इनवर्स dp, d मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ होगा फॉर सम, क्या लिखूँ मैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक नहीं है तो सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स p। डायगोनल ये होता है कि m को अगर मैं ऐसा लिख पाऊंगा तो ऐसा होगा। d क्या है, d है एक डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग आइगन वैल्यूज, ये है d। तो ये डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है। दूसरा तरीका है कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इससे ही काम हो जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स के पास डिफरेंट आइगन वैल्यू है
तो वो डायगोनलाइजेबल है, सिंपल। तो पावर किसी मैट्रिक्स डायगोनलाइज, उसका पावर भी डायगोनलाइजेबल होगा। जैसे मान लो m की पावर यहाँ 7 कर देंगे तो यहाँ d की पावर 7 हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी कैन राइट दिस, मतलब कुछ नया मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझे। तो वैसा है सम p इनवर्स d की पावर 7 p हो जाएगा फॉर सम p। तो वैसा कहने का मतलब ये पावर ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। या मैं बोलूँ कि m की पावर n is diagonalizable for all n belongs to natural number, so that's why दोनों ऑप्शन सही है। तो गेट में इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पे। फिर आपका जो है 44 में क्या है देख लेते हैं। सो एक्स वाई बी रैंडम वेक्टर विथ ज्वाइंट पीएमएफ, आपको ज्वाइंट पीएमएफ दे दिया है। सो 44 है, ज्वाइंट है, एक्स चूज वाई 1/4 की पावर x, ये पीएमएफ है ना। तो y 0 से x है, x 0 से इन्फिनिटी है। तो इसको ऐसा लिखो तो ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है। x चूज y, मेरा आंसर 1 आना था, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 इसकी पावर, मैं अगर ऐसा करूँ 2x है ना, तो 1/2 की पावर y 1/2 की पावर x माइनस वाई एंड 1/2 की पावर x, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। सो ये ज्वाइंट पीएम है, बस मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसा ही, ठीक है। तो इसको ये हो गया, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कुछ और है, इसको देखो। सो x 1 से स्टार्ट है ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी y गिवन x, y इज इक्वल टू वाई गिवन x। ये ऑलरेडी तुम्हें ये सब नहीं आ रहा क्योंकि ये PYQ नहीं की हो, PYQ करोगे ये ऑलरेडी, ये भी शायद जैम या गेट का आया हुआ क्वेश्चन है ना। इससे दिख रहा है कि तो आ तुम, गया था, मुझे बस आंसर वेरीफाई करना था। नहीं उनको पूछ रहे हैं, उनका डाउट भी है ना, उनको सृजन का भी। सो भाई मतलब जैसे ये है कि है ना, जैम के PYQ 4-5 बार कर लोगे ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही तुम्हें दिखने लगेंगे और क्वेश्चन भी ऐसे ही पता चल जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, वो सब चीज़। तो उसके लिए रिविजन चाहिए, है ना। एक्सपर्ट वो लोग हैं जो बहुत बार है ना डिवाइस किया है, तो वो एक्सपर्ट हैं, 1-2 बार में कुछ नहीं होगा, तो बिगिनर ही रहोगे, ठीक है ना। सो तो यहाँ से क्या है, ये हो गया, ये x का PMF है और ये y गिवन x है। तो यहाँ सिंपली समझ आ रहा है कि भाई जो आपका x है, x जो है वो ज्योमेट्रिक हाफ है, सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, वो क्वेश्चन में गिवन है कि y 0 से x है तो x n है, और x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और y गिवन x जो है वो है बाइनोमियल x कॉमा हाफ, ये है। अब पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा गया है वेरिएंस ऑफ y, तो फॉर्मूला जानते होगे, तो हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ y में ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ये है। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, सो y गिवन x यहाँ है बाइनोमियल x है ना, तो ये x/2 हो जाएगा, एंड प्लस एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ x/4, तो यहाँ से 1/4 बाहर आएगा, वेरिएंस x, वेरिएंस x है ज्योमेट्रिक, और ज्योमेट्रिक में होता है q/p², यही ना वेरिएंस। 1/4 बन के आया, 1/4 बाहर ex 2 हो जाएगा ना 1/p, क्योंकि सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, तो 1/4 कट गया, तो हाफ प्लस हाफ आंसर इज 1, ठीक है। तो 1 आंसर है, और इसमें क्या किया है, तो इसने 3/2 निकाल दिया है। सो यहाँ सर से उसने वो वाला पीएमएफ यूज किया था 0 से। हाँ, तो इसका गलती है। तो इसने ने मिस्टेक किया, सॉल्यूशन भी गलत है और आंसर भी गलत है, ये सब दिक्कत है भाई, सबको हटाना पड़ेगा। पिछला 91 में बहुत सारा मिस्टेक था ना पिछली बार, तो ये 90 है।
तभी क्या करें, इसमें आंसर गलत है ना, तो इसमें जो टीम वाला है, क्वेश्चन नंबर है ये 44। इसका जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ से इसको भेज देते हैं, देख लेगा। नेक्स्ट क्या है 44 के बाद भाई? आपका 44 के बाद था 56। तो 56 सर 56 गलती से हो गया, तो 59 है। हो गया, 59 है। 56 में ठीक, 59 देखिए कि फॉर j बराबर 1 to 5 pj with the matrix of order 5 cross 5 obtained by replacing jth column of the identity matrix of order 5 cross 5 by this, then the value of, हाँ तो ठीक है, P1 P2 P3 P5 का डिटर्मिनेंट। इसमें कहाँ दिक्कत है, तो आसान क्वेश्चन है। इसने क्या किया है, इसका आंसर 120 आना चाहिए। तो इसने क्या किया, रिप्लेसिंग द कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय V 5 4 3 2 1, तो ये होगा डिटरमिनेंट PI1 है, तो सबका प्रोडक्ट 1 कर दिया है। ये क्या मतलब है भाई? तो क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है ना। तो यहाँ से जो आपका है 59 कि I है ना, J1 से 5 है, PJ मतलब P1 जो है क्या है, मैट्रिक्स 5 ऑब्टेन बाई jth कॉलम, PJ है jth कॉलम, तो P1 जो होगा तो वो मैट्रिक्स होगा जहाँ पे पहला कॉलम को आप लिख रहे हो 5 4 3 2 1, बाकी सेम है 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1, यही ना। तो ये हो गया P1। P2 में ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, P3 में वो तीसरा कॉलम, ऐसा हो जाएगा। जैसे P2 में हो जाएगा कि 1 0 0 0 0, फिर सेकेंड कॉलम को हटा के आपको रखना है 5 4 3 2 1 एंड देन 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1, ये हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से है। तो इसमें जो होगा, इस समझ रहे हो ना, तो होना क्या है, ऐसे आपको इजीली अभी समझ आ जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा आपको यहाँ से। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P1 कितना आ रहा है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ P2 कितना आ रहा है 4, तो ऐसे ही आपको समझ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P3 क्या आएगा 3, समझ रहे हो, ऐसी ऑर्डर में P3 आएगा 3, P2 का आएगा 2, सही है जी, P1 का आएगा, क्योंकि ये सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनका डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो उससे हो जाएगा। सो ये 1 आ जाएगा। तो जो इसने P2 पूछा ट्रायंगुलर नहीं है, है, P2 ट्रायंगुलर नहीं है। P2 क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, उसमें ऊपर भी आ गया तो फिर दिक्कत है, एक मिनट फिर तो दिक्कत है ना। सो फिर तो निकालना पड़ेगा। P2 में क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिंग हमें, कॉलम फर्स्ट कॉलम कर देंगे। हाँ एक मिनट, हमें तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर तो मैं गलत कह रहा हूँ ना। तो यहाँ से इसका मतलब है कि पहले वाले का तो 5 ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा कि अभी अगर हम देखें ये डायगोनल है, अच्छा तो मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से ये डायगोनल हुआ, तो इसके ऊपर भी एलिमेंट है और नीचे भी है, अच्छा फिर तो दिक्कत है नहीं। तो इसमें कोई नहीं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
5 को 0 बना दो। कैसे 0 बनाओगे? क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा वाला? थर्ड वाला जो ऑपरेशन था, मतलब ये है। सो इसमें बस 5 को ही तो 0 बनाना है। तो उससे क्या आ जाएगा? अगर तुम मान लो चेंज कर दिए, मैं चेंज कर रहा हूँ फर्स्ट रो को ही, फर्स्ट रो को चेंज कर दें। क्या करोगे? फर्स्ट रो चेंजेज एज फर्स्ट रो माइनस 5 टाइम फोर्थ रो, फोर्थ रो फिफ्थ रो, फिफ्थ रो। सो इससे क्या होगा? तो ये 4 टाइम्स फर्स्ट रो माइनस 5 टाइम्स सेकंड रो। 4 टाइम माइन फर्स्ट रो, कैसे भी कर लो तुम, देखो इससे क्या आता है। मैं अभी R1 चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? ये इसको 0 बना देगा, है ना। तो कोई चेंज तो आएगा नहीं ऐसे तो यहाँ पे। तो तो मेनली लेकिन जो फिर वो -5 भी आएगा, फिर से वो नहीं बनेगा ट्रायंगुलर। कहाँ -5 आएगा? लास्ट के A15 में -5 भी तो आएगा करोगे तो फिर से वो उसको करना पड़ेगा अच्छा, एडजस्ट। यहाँ पे 1 है ना, इसीलिए। ओके। तो हाँ हाँ। मुझे इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई, या तो वैसे कर लो, क्या बोलते हैं, एक और प्रॉपर्टी है ना, कौन सा है, अगर मैं लगा दूँ सब मैट्रिक्स वाली, क्या बोलते हैं, पार्टीशन वाली। तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग लगा दें तो क्या होगा? जैसे इसका पार्टीशन कर दें तो इसका डिटर्मिनेंट 4, इसका 0, और ये तभी 4 ही आएगा। आना तो इसका 4 ही है ना। ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक ब्लॉक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। की हेल्प से, हाँ, ब्लॉक मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा और मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बेटर है कि R2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको मैं R2 से ही कर देता हूँ जो आप कह रहे हो ना। तो ऐसा लिखो, R1 चेंजेस एज R1 माइनस, अब मैं पहले तो इसको 1/4, और फिर उसको हमें क्या करना है, घटाना है ना। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4/5 या 5/4? 5/4, राइट। 5/4 टाइम R2, देखो इससे हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। सो R1 को चेंज करो, R1 माइनस 5/4 टाइम R2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P2 कितना आएगा? यहाँ से चेंज करेंगे तो चेंज हम सिर्फ R1 कर रहे हैं, तो बाकी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 0 3 1 0 0 एंड 0 2 0 1 0 एंड 0 1 0 0 1, एंड यहाँ से आ गया जो है आपके पास कि चेंज करो R1 को, तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। बाकी कहीं चेंज आएगा नहीं, तो 0 0 0 चेक कर लो अभी। तो अब ये ओके है, तो अब ये बोल सकते हैं अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर भी 4 ही आया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P2 4 आया है। सिमिलरली ऐसे ही P3 निकाल के देखना पड़ेगा ना, मैं अभी शुरू में गेस कर रहा था। तो यहाँ से आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, P3 मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो थर्ड कॉलम को आप हटा के, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0, है ना। आप तीसरे कॉलम को 5 4 3 2 1, फिर चौथा था 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1, इस तरह से। तो अभी यहाँ भी दिक्कत है ना, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसके हेल्प से हम चेंज कर देंगे। तो पहले अगेन यहाँ पे आप, ये P3 है, P3 का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं R2 को चेंज करूँगा, R2 माइनस 4/3 R3, तो इससे क्या आ जाएगा, वो वाला 0 हो जाएगा, एंड देन बाकी ओके है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इफेक्ट, लेकिन यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना, वो तो ये भी करना पड़ेगा हमें। तो इससे वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 0 कर देगा, ये या 3 को हटा के। अब बाकी में चेंज आना है, बाकी में चेंज नहीं आना है, तो स्टिल मुझे लगता है वही प्रॉपर्टी लगा लो, बट मुझे लगता है ऐसे ही होगा ना, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, यस सर, 2 और और इसका 1। 1 आएगा, ऐसा होगा। हाँ वही तो ये आंसर। यही रहेगा, है ना, इस तरीके से। सो इस तरीके से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैं P3 की बात कर रहा हूँ कि R1 को भी चेंज करना पड़ेगा ना। सो R1 चेंजेस, R1 माइनस वैसे ही 5/4 R2, ठीक है, इस तरह से। या पहले R1 को लगाओ, फिर बाद में R2 पे लगाना, क्योंकि पहले R1 पे लगाना पड़ेगा फिर R2 पे। और इससे डिटर्मिनेंट ऑफ P3 आपका 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये है। सो कहने का मतलब, अब जो हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये पूछा गया ना,
P1 P2 P3 P4 P5। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ P1, डिटर्मिनेंट ऑफ P2, डिटर्मिनेंट ऑफ P3, डिटर्मिनेंट ऑफ P4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ P5। तो ये मिलके कितना 120, 5 फैक्टोरियल है ना, तो 120 आ जाएगा। तो इसका आंसर 120 है। सो क्वेश्चन ये पी नंबर, वाई क्यू है 17 का। हाँ ये भी पी वाई क्यू है 17 का। अच्छा, फिर तो सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनका तो हो गया ना, चलो भाई इनका डाउट हो गया। नेक्स्ट से जो है आपको क्या था 123 44 तो हो गया है ना। अब बचा है 31 32 37, इसको देख लेते हैं। तो 32 में आते हैं, क्या है Q1। 31, हाँ। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई रियल वैल्यूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, ओके। सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस टी एक्स प्लस म्यू वाई इज दिस x is normal to 1, y is normal 0 2, then variance of x plus y is 3। तो कितना आ रहा है वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई? डाउट क्या है इसमें, 31 में क्या डाउट है? तो मेरा ए बी डी आ रहा था। तो a कैसे ओपन करें? cos A प्लस बी। तो cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। तो cos A cos B माइनस sin A sin B। ओ सॉरी, हम साइन का लगा रहे फॉर्मूला, तो कॉस का लगाओगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी ना, ठीक है। हाँ सर। सो तो इसमें क्या किया इसने, कॉस ए, एक तो म्यू को यहाँ यू लिख दिया गलती से, है ना, एक तो ये है, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लो भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। हाँ, तो ऐसे तो फॉर्मूला ठीक है। अब आप डिफरेंस को ओपन कर सकते हो, ओके, एफ एक्सपेक्टेशन में, एंड जो प्रोडक्ट है उसको ओपन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, हाँ, वो तो यहाँ क्यों एक्स्ट्रा टी आ गया है इसमें। सो
ये W क्या है गिवन क्वेश्चन में? हम्म। W क्वेश्चन में डब्लू कुछ गिवन। नहीं होगा, वो पता नहीं क्या है डब्लू। डिफाइन ऑन डब्लू क्या है, कोई स्पेस प्रोबेबिलिटी स्पेस मुझे लगता है लिखना चाह रहा होगा। तो ऐसे डब्लू का कोई यहाँ रिलेवेंस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी स्पेस। ए इज रॉन्ग बिकॉज कॉस टी एक्स एंड कॉस यू वाई नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है भाई? तो ये गड़बड़, इसमें सॉल्यूशन जैसे तैसे लिख दिया है। तो ए सही है, ठीक है, बी भी सही है। सी में क्या है कि x बराबर a इंटरसेक्शन y बराबर b एम्प्टी सेट होगा। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कॉन्टिन्यू। हाउ डू यू नो? सी में कह रहा है दोनों डिसजॉइंट होंगे। हम्म। सी में कह रहा है दोनों में कोई कॉमन होगा ही नहीं। कैसे पता आपको? हाँ वही पता नहीं, इसलिए फॉल्स होगा नहीं। अच्छा, क्योंकि है ना, जैसे ए बी रियल नंबर, ए बी मान लो ऐसा नंबर हो सकता है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे हम लोग जब लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखते हैं x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल a, ये एक इवेंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट आउटकम इन सैम्पल स्पेस, है ना। x तो फंक्शन है, तो x ऑफ ओमेगा इज a, ये हो जाएगा। एंड ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ कॉमन भी हो सकता है, जैसे कई बार वैसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी लिखता तो जीरो होता, कॉन्टिन्यूस अगर बोला है, कॉन्टिन्यूस तो बोला भी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ कॉमन नहीं होगा, हो भी सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कॉइन को दो बार टॉस किया, है ना, सो होता क्या है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, वाई है नंबर ऑफ टेल्स। तो वहाँ आप देखेंगे कि एक्स बराबर नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो एक्स बराबर जो ज़ीरो है वो वाई बराबर थ्री के इक्वल ही है ना। इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा। एंड ये है, तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ दोनों इक्वल है ना। थ्री या टू, टू ना, नंबर ऑफ हेड्स ना, तो टू टेल आने का मतलब जीरो हेड है ना, और दोनों का मतलब हो गया कि टी टी आ गया, राइट। हाँ ठीक है, तो इस तरह से तो कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ए बी की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये सी ओके है यहाँ पे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी, हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मेनली ए बी डी करेक्ट है, ओके। सो
नेक्स्ट तो 31 के बाद आपका क्या है 32 है ना। 32 में क्या है कि कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn आर आईआईडी यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा, ओके, देन विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें क्या दिक्कत है, तो यहाँ क्यों दिख रहा है, एक्चुअली वो थीटा होगा सिस्टम में देखना। सो तो x वहाँ मतलब ऐसे भी देख सकते हो x1 2 ब्रैकेट में xn है, तो ईच xi मोर देन xn है ना, यहाँ पे थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, टू थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो थीटा कितना आ गया। इसमें डाउट क्या है भाई बताओ तुम्हारा। ये हो गया था। हो गया ठीक। नेक्स्ट 32 ना, 32 के बाद है आपका 37, ठीक। सो 37 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द सीरीज ऑफ रियल नंबर समेसन ए एन। तो मुझे बीडी आ रहा था। अच्छा समेसन ए एन कन्वर्जेंट है तो एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसने कुछ बोला है पॉजिटिव है, ऐसा तो बोला नहीं पॉजिटिव सीरीज है, सीरीज ऑफ रियल नंबर लिखा है, पॉजिटिव लिखता तो कुछ काम भी होता। तो जैसे सीरीज -1 की पावर n अपॉन रूट n, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दो, -1 की पावर n अपॉन रूट n, इसका स्क्वायर करो, तो ये होगा दिस इज डाइवर्जेंट। तो पहला तो गलत है ना, तो इसने कैसे लिख दिया अपनी मर्जी से। हाँ, तो ये तब होगा जब पॉजिटिव होगा, सो ये तो गड़बड़ है ना। मॉड एन, ठीक है ना, ये काउंटर एग्जाम्पल सही है कि ये कन्वर्जेंट है बट इसका स्क्वायर कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये तो गलत है, इसने ये गलत लिखा है। सो एन स्क्वायर ए एन से कम होगा, हाउ डू दे नो, है ना, ऐसा तब होता जब पॉजिटिव होता, बट यू डोंट नो इट इज़ पॉजिटिव। एनीवे तो ये अगला क्या है कि ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो ए एन अपॉन एन कन्वर्जेंट होगा, तो इसमें क्या कर रहा है कि एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो इसने एन अपॉन मॉडर्न लिखा, उसको ब्रेक किया, अच्छा कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी लगाया, तो ठीक है ये तो वर्क कर जाएगा। सो वो भी मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से किया था। क्या किया आपने। मैंने an-1/n का होल स्क्वायर होता हमेशा नॉन नेगेटिव होता है उससे किया था, और फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से किया था। ए एन माइनस an-1/n का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1/n या अलग से -1/n, an-1/n, हाँ ऐसे। इसका होल स्क्वायर ये तो इससे क्या मिलता फिर है। दोनों साइड पे सीरीज यूज किया और फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा अच्छा ओके, तो इसको खोल दिया आपने, तो -2 an/n ये हो गया। सो an स्क्वायर गिवन है कन्वर्जन, और 1/n स्क्वायर तो कन्वर्जन होता है, फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है, तो उससे वो करके है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2 टाइम ए एन अपॉन एन लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, और दोनों तरफ सीरीज लगा दिया, तो ये कंपैरिजन टेस्ट से हो जाएगा, वो भी सही है। तो इसमें मेनली दिक्कत कहाँ है, ए ऑप्शन में है ना। सो क्वेश्चन 37 में जो है क्या बी एन डी है ना, बी माइक ऑफ है। माइक ऑफ है आपका। क्या है, ये टेस्ट तो सृजन ने बोला था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उसको ये थोड़ा है ना कुछ वो मतलब मिस्टेक्स लगे थे इसीलिए। ठीक है, अब ये तो हो गया ना, इसका बी डी सही है, एक मिनट, एंड
नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट जो था 37 हो गया ना, और 38 भी, 38 और 59। 38 देखो क्या दिक्कत है। बताओ 31 38 में क्या दिखना है तुम्हें? पर इसका मुझे ABC आ रहा था। ABC। मतलब आप कह रहे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसने क्या किया है सॉल्यूशन में? बी लिखा ही नहीं, क्या हो रहा है? तो A C D डिस्कस किया। तो इसमें क्या है? ए ओके है, बी डिस्कस करना है ना। तो एफ एक्स एट 0 0, सो लिमिट एक्स वाई दिस, अब निकालो जो भी आ रहा है। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ। X,0। तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स प्लस एच, ये एच से कर देते ना, इससे क्यों करना है? तो एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच कॉमा 0 प्लस एच। एक मिनट, दिमाग कहाँ घूम रहा है। 0 प्लस एच ना, मतलब एच कॉमा 0 माइनस F 0 0। और ये PDF नहीं है कि मुझे एफ एक्स लगाने की ज़रूरत, यहाँ ठीक है ना, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो एफ ऑफ H 0 0 0 अपॉन एच, ओके है। तो ये डेफिनेशन है, अब इसको लगा लो। सो लिमिट एच टेंस टू 0, वाई को 0 रख देंगे, तो कॉस इन्फिनिटी कुछ होगा, समथिंग डिफरेंट। तो इसमें कुछ तो देखना पड़ेगा, बताओ क्या करोगे आगे? वाई, हम्म वो पार्ट तो सेकंड पार्ट से है ना, क्योंकि वाई जीरो है, तो वाई जीरो के लिए सेकंड पार्ट यूज करेंगे ना। अच्छा, वाई के रेस्पेक्ट में है ना, तो 0 माइनस, इसने वाई के रेस्पेक्ट में लिखा है ना, तो फिर ये भी 0 हो गया अपॉन एच, तो ये तो आ गया 0 फिर तो, यही ना, ठीक है। हाँ सर। और क्या आ रहा है? और C आ रहा था। डिफरेंशिएबल भी है। तो आई थिंक मुझे लगता है उसने सॉल्यूशन ना यहाँ जैसे कई बार आता ना, एक्स वाई नॉन जीरो एक्स वाई, उससे किया होगा, या देखते हैं उसने क्या लिखा है। तो सी में जो है डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि लिमिट एफ ऑफ एच के है ना, F 0 0 माइनस एच एफ एक्स, फिर ये हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, यही है। कितना आता है ये निकाल के 0 आ रहा था लिमिट। देखना पड़ेगा। एफ एक्स तो हमने निकाल लिया 0, एफ वाई कितना आता है? एफ वाई देखना पड़ेगा ना। वो भी 0 होगा। निकाल के देख लो, अगर कंफर्म होगा 0 आ रहा है पक्का, हाँ सर। तो ये भी 1 0 होगा। माइनस कॉस 0 मतलब वो 0 हो गया। हम्म
लाइक 58 था। हम्म तो इसमें ठीक है, तो इसमें क्या कहना है, इसको मैं अपडेट करवा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 38 ए बी सी तीनों सही है ना। सो 58 रह गया ना। 58 में आपका क्या है? इसमें बताइए। इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल। आपका क्या आ रहा है, इसमें क्या है बताओ, इसने क्या किया है? 0.97 आ रहा था। तो यहाँ से मैंने फाइव ऑफ -1 इसका आया ना। अब फाइव की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगी ना। 1 - 5 1 0.16। और आप ये सॉल्यूशन ठीक है, इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ? अपना सॉल्यूशन आप देखो, इसका सॉल्यूशन देखो कहाँ दिक्कत है। बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? मिल गया, मेरा मिस्टेक सही है। हम्म मिस्टेक मुझे मेरा मिल गया, ये सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है ना। तो ओके। तो यहाँ पे और किसी को कुछ क्वेरी बताइए। FLT 90, तो मतलब इसमें गलतियाँ हैं, कुछ लोगों ने गलती से मान लो टेस्ट ना, मतलब टीम में ऐसे देखोगे तो 20-25 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट बताऊँ तो ग्रुप में 26 लोग हैं जो हमारी टीम में, तो वैसे है। सो उसमें सबका अपना है, तो कुछ लोग हैं जो लापरवाह हैं, आप जानते हो हर इंसान का अपना तरीका होता है, तो उस तरह से है। तो जैसे 91 में भी गलतियाँ बहुत थी, ये सौहार्दया ने बनाया था जो बॉम्बे में है, और जैम में है ना, उसको 20 रैंक फिर इतनी गलती है। मुझे ये भी लग रहा है ये भी टेस्ट उसने ही बनाए होंगे, क्योंकि 91 जो था उसका था ना, तो 90 में भी उसका ही होगा। तो ऐसा है, तो कुछ लोग मतलब सबका अपना तरीका होता है ना, कुछ लोग लापरवाह हैं, कुछ सबका अपना है ना, कुछ को बस उस तरीके से काम करते हैं। सो इसीलिए तो देखते हैं कौन किसका टेस्ट है। तो ये करेक्ट होकर अपलोड हो जाएगा। जिसमें थोड़ी गलतियाँ, कुछ टेस्ट में बहुत कम गलतियाँ हैं, कुछ में ज़्यादा हैं। जैसे कुछ में है ना, पिछले 91 वाले में अराउंड 8-9 क्वेश्चन गलती थे, इसमें भी अराउंड हो ही गए 7-8 क्वेश्चन। तो ये है 8-9 क्वेश्चन इसमें भी ज्यादा गलती है। लोग टेस्ट नहीं दे रहे तो कंपटीशन का मालूम कैसे पड़ेगा? अभी पता चलेगा धीरे धीरे, अभी तो लोग तैयारी कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही तुम्हें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बाकी लोगों की भी तैयारी हुई ही नहीं है, तो ऐसे ही तुम्हें दिख रहा है कि कौन कितने पानी में है ना। ऐसा मतलब लास्ट ईयर तो मतलब बहुत दे रहे थे लोग ये टाइम पे। अभी देंगे तो अभी तैयारी हो सकता है इन लोगों की नहीं हुई हो, पता नहीं। या टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो थोड़े थोड़े मान लो सब टेस्ट दे रहे हैं, तो या तो हम कुछ ही टेस्ट रखते तो उसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते। जैसे मान लो 218 टेस्ट हो गया है। अब इसमें क्या है कि कोई बच्चा कोई टेस्ट दे रहा है, कोई कोई टेस्ट दे रहा है, वैसे है। जैसे शुरू वाले टेस्ट में कल मॉक टेस्ट कितना 9 डिस्कस कर रहा था, तो 9 में 50 बच्चों ने कल परसों डिस्कस किया था ना। तुम अगर देखोगे उस दिन